Student, the disease of today's topic is polio. First of all, we will do the agent of the disease, then we'll do the symptoms of the disease, then we'll do the prevention and cure. हमने कोई भी डिजीज करी, कोई भी डिजीज की डिटेल की स्टडी करी, तो हमने उसमें सबसे पहले उसका कॉज ढूंढा. अगर हमें कॉज पता चल जाता है कि इस डिजीज का कॉज क्या है, if we come to know what is the cause of this disease, then only we come to know the symptoms. By the symptoms we come to know the cause of the disease. After that we prevent from that causes, अपने आप को उस causes से prevent करते हैं, so that कि वो disease उस किसी person को, healthy person को ना हो. और उस prevention से हम क्या है, अगर नहीं बच पाते, then we try to control, क्योर करने की कोशिश करते हैं. So let's start with the disease polio. Polio disease is caused by the virus, and the name of the virus is polio virus. Polio virus is the cause of this disease, right? जैसे कि मैंने नाम लिखा है पोलियो वायरस, वायरस लिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो डिजीज है ये किस कैटेगरी के अंडर आ रही है और ये कितनी डेंजरस कैटेगरी है. बिकॉज दिस कैटेगरी इज वायरस कैटेगरी इज वेरी डेंजरस. इसका कारण क्या है कि ये क्यों डेंजरस है? एज यू ऑलरेडी नो कि जो वायरसेस से होने वाली डिजीजेस हैं उनका ट्रीटमेंट मैक्सिमम लेवल पे पॉसिबल नहीं होता. दे आर नॉट क्योरेबल, वो क्योरेबल नहीं होती. इसलिए उन डिजीजेस के लिए हमें प्रिवेंशंस को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, राइट? सो पोलियो डिजीज का जो कॉज है वो क्या है? पोलियो वायरस. नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये पोलियो जो वायरस है ये कैसे किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है. नाउ द क्वेश्चन इज हियर, हाउ दिस virus enters the body of person, right? एक पर्सन की बॉडी, ये तो हमें पता चल गया कि एक पर्सन की बॉडी को पोलियो से, ये पोलियो वायरस से ये पोलियो की डिजीज हो रही है. पोलियो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, बट द क्वेश्चन इज हियर, how does enter the body of a person? This virus enters in the body of a person through the contaminated food and water. Everyone knows dirty food and dirty water. What is dirty food and dirty water? Dirty food और dirty water वो है जिसके अंदर जर्म्स हैं, वायरस के जर्म्स हैं, और वो वायरस के जर्म्स डर्टी फूड और डर्टी वाटर से इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. किसके अंदर चले जाते हैं? इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है? इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. एवरीवन नोज कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, और माउथ से स्टार्ट होने से, माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होकर फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन हमारा आता है दैट इज द इंटेस्टाइन. वो नेक्स्ट जो आता है इंटेस्टाइन है. इसका मतलब इंटेस्टाइन कौन सा पार्ट है? नेक्स्ट टू स्टमक. और ये जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के अंदर वायरस के जर्म्स हैं वो उस इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और इंटेस्टाइन से जाते हैं वो CNS में. What do you mean by CNS? Central Nervous System. What is CNS? It is a Central Nervous System. Central Nervous System में इंटेस्टाइन से जर्म्स एंटर कर गए. किसके थ्रू एंटर कर गए? ब्लड के थ्रू, वाया द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंटेस्टाइन में से जो जर्म्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, पोलियो के जर्म्स, राइट? और ब्लड स्ट्रीम से जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर गए
देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, वहां पर जो मोटर नर्व सेल्स है, वहां पर क्या है, मोटर नर्व सेल्स, मोटर नर्व सेल्स, मोटर नर्व सेल्स जो है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। माय पॉइंट इज क्लियर, मोटर नर्व सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और मोटर नर्व सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, मस्कुलर कंट्रोल के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रोल, राइट। अगर उन्होंने मोटर नर्व सेल्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वो मोटर नर्व सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वो मोटर नर्व सेल्स रिस्पॉन्सिबल थी मस्कुलर कंट्रोल के लिए, मसल्स को कंट्रोल करती हैं, और जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, और मसल्स काम करना बंद कर देती हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पैरालाइसिस। पैरालाइसिस का नाम सबने सुना होगा। पैरालाइज मतलब वो लेग काम करना बंद कर देती है, जिस तरफ से उसका अटैक होता है वो लेग काम करना बंद कर देती है, वो लेग पैरालाइज हो जाती है, वो डेड हो जाती है लेग, और पर्सन इज अनएबल टू वॉक, पर्सन इज अनएबल टू रन, पर्सन चलना, भागना, दौड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दिस डिजीज इज वेरी डेंजरस। आपको इसको लर्न करने के तरीके बता रही हूँ। इसको लर्न करने का तरीका है कि आप टेबल बना लीजिए। टेबल में सबसे पहले आप लिखोगे पोलियो वायरस, पोलियो वायरस से एरो दोगे कहां पर, फूड एंड वाटर, यानी कि इससे आपको ये फ्लो चार्ट से आपको इस डिजीज की लर्निंग इजी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास स्टेप्स आ जाएंगे, आपके पास हेडलाइंस आ जाएंगी, हेडलाइंस से हम पूरी डिजीज को समराइज कर लेते हैं। पोलियो वायरस किसके अंदर प्रेजेंट है, डर्टी फूड और डर्टी वाटर के अंदर, कॉन्टेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, राइट। और वो फूड और वाटर से जो जर्म्स है वो कहां एंटर करे, इंटेस्टाइन में, राइट। इंटेस्टाइन से वो कहां गए, सीएनएस। ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। इंटेस्टाइन से वो कहां गए, सीएनएस। सीएनएस जो है एरो के ऊपर लिख लीजिए ब्लड, यानी कि आपको यहाँ लाइन पैराग्राफ बनाने में हेल्प मिलेगी कि किसके थ्रू गए, ब्लड के थ्रू गए, ब्लड ने हेल्प करी, उसको वहां तक पहुंचा, वो सीएनएस मींस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ एरो के ऊपर आप लिख लीजिए डिस्ट्रॉय। किसको डिस्ट्रॉय करा उन्होंने, मोटर नर्व सेल्स को, राइट। उन्होंने डिस्ट्रॉय करा मोटर नर्व सेल्स को। एंड अभी अभी मैंने बताया, फिर एरो दीजिए, मोटर नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर कंट्रोल। मस्कुलर कंट्रोल डैमेज हो गया और उस कंडीशन को क्या कहा, पैरालाइसिस। कितना आसान है इस फ्लो चार्ट से डिजीज को लर्न करना, कितना इजी। जो जब टेस्ट होता है, जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो जब लेक्चर चल रहा होता है, यू मस्ट ब्रिंग योर रफ नोटबुक्स along with your pen or pencil so that you make the headlines of the lecture, और रिवीजन के टाइम पे these headlines, these points help to revise the topic again. So what are the headlines? Polio virus enters in the germs enter in the food and water, goes to the intestine, through the bloodstream they reach the central nervous system and destroy the motor nerve cells. Motor nerve cells are responsible for the muscular control. Muscular control खत्म हो जाता है, the condition leads to paralysis. Paralysis से वो उस condition को paralysis कहते हैं, और ये 5 years से below या 5 year तक के पर्सन को बहुत बहुत इफेक्ट करती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, ये हमें पता तो चल गया डिजीज की, लेकिन इसको क्योर करने के लिए हमें इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए।
व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन के अंदर जर्म एंटर कर गया है, सो दैट कि वो स्टार्टिंग स्टेज में ही इसको क्योर कर ले, राइट। इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स हैं थ्रोट, सोर थ्रोट, पहला सिम्टम। गला क्या है? सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है और गले में पेन होती है, हेडेक होता है। फर्स्ट है सोर थ्रोट, हेडेक होता है, और उसके बाद जो पर्सन है उसको फीवर आता है। पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, देन पर्सन इज हैविंग फीवर, वॉमिटिंग, मस्कुलर पेन। छोटे बच्चे को मसल्स में पेन होती है, लेग्स में पेन होती है, वॉमिटिंग्स भी आती हैं उसको। अगर उस पर्सन को गले में दर्द हो, वॉमिटिंग्स आए, हेडेक रहता हो, छोटे बच्चे को ये सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर किसी बच्चे में ऐसे सिम्टम्स दिखे, इट मींस उसके अंदर पोलियो वायरस एंटर कर चुका है। सोर थ्रोट, हेडेक, फीवर, मस्कुलर पेन, वॉमिटिंग, राइट। और उसके बाद स्टिफनेस इन द नेक, स्टिफनेस इन द नेक, गले में अकड़ाहट फील होगी, नेक में अकड़ाहट फील होगी, स्टिफनेस फील होगी। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो वायरस। अगर ये सारे सिम्टम पोलियो वायरस के हैं, तो व्हाट आर द प्रिवेंशंस कि छोटे बच्चे को ये डिजीज ना हो? प्रिवेंशंस क्या है? आप सबने बहुत बार सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, अपने आसपास सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा कि हमारा कंट्री पोलियो फ्री होना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो चल ना सके, जो भाग ना सके, जो अपनी एक्टिविटीज ना कर सके। तो इसके लिए लगातार 0 से लेकर 5 ईयर, every year the child has to give the polio drops। सबने सुना होगा इसके बारे में कि पोलियो ड्रॉप्स, हमारी गवर्नमेंट ने इस डिजीज को हमारे कंट्री से खत्म करने के लिए बहुत बहुत सक्सेस ली है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पोलियो हो। तो इसके लिए उन्होंने जगह जगह एवरी ईयर जगह जगह वो कैंप लगाते हैं जहां पर फ्री पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। और अगर किसी पर्सन ने उस दिन उस डेट को ट्रैवलिंग करनी है, वो सिटी में अवेलेबल नहीं है, उसे ट्रैवलिंग करनी है रेलवे स्टेशन पे और बस स्टॉप पे, जगह जगह पर ये अवेलेबिलिटी है पोलियो ड्रॉप्स की, सो दैट कि किसी भी पर्सन को ये डिजीज के जर्म्स ना जाए। यानी कि पहले ही उसको 5 साल तक लगातार एवरी ईयर उसको क्या देनी चाहिए? पोलियो ड्रॉप्स देनी चाहिए। एवरी ईयर उसको पोलियो ड्रॉप्स देनी चाहिए और वो पोलियो ड्रॉप्स से उसको क्या मिलेगी? इम्यूनिटी मिलेगी। किसके लिए इम्यूनिटी मिलेगी? उसको इम्यूनिटी मिलेगी पोलियो के वायरस से, राइट। पोलियो वायरस की ड्रॉप्स देनी चाहिए उसको पहले ही, जिससे कि उसको ये ओरल ड्रॉप्स होती हैं। ओरल का मतलब है इसका इंजेक्शन नहीं है, इसको पिलाया जाता है। ओरल मतलब माउथ के लिए वर्ड यूज किया है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। इसको माउथ से ओपीवी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ओपीवी, ओपीवी दी जाती है। ओपीवी अगर बात हो कि बच्चे को ओपीवी देनी चाहिए, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपीवी। द मीनिंग ऑफ ओपीवी इज द ओरल पोलियो ड्रॉप्स। ओरल पोलियो ड्रॉप्स उस पर्सन को, उस बच्चे को, उस चाइल्ड को देते हैं एवरी ईयर। एंड एवरी फैमिली शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि उनके घर में अगर छोटा बच्चा है जिसकी एज 5 साल से कम है, तो उस बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स जरूर दी जाए। क्योंकि अगर एक बार पोलियो हो गया तो फिर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। 1% स्टार्टिंग स्टेज में इसे क्या कहते हैं क्योर किया जा सकता है।
अदरवाइज पोलियो पूरी लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए, इट विल नॉट बी क्योरेबल, ये क्योर नहीं किया जा सकता। ये लाइफ टाइम है, उस पर्सन को, उस बच्चे को पूरी लाइफ सफर करना पड़ता है इस डिजीज से, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी पहले भी बताया है कि पोलियो जो भी वायरल डिजीजेस हैं बच्चे, वो इसलिए ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि वो क्योरेबल नहीं है, वो क्योर नहीं की जा सकती। दैट्स व्हाई उनकी प्रिवेंशंस, उनकी वैक्सीनेशन एडवांस में बहुत बहुत जरूरी है, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज ऑफ पोलियो। नेक्स्ट वी मूव टू द बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज द फुल नेम, और बैक्टीरिया से होती है ये डिजीज। इट इज ए फुल नेम ट्यूबरक्लोसिस, और आपने शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम सुना होगा कैपिटल टी डॉट कैपिटल बी। ये बहुत बार आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, कैपिटल टी कैपिटल बी, इसे टीबी बोलते हैं और इसका फुल नेम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है, ये एक ऐसी इंफेक्शन है जिसमें पहले पता ही नहीं होता था कि ये भी कोई डिजीज है। पीपल वर नॉट अवेयर। बुखार चढ़ा, फीवर हुआ, मेडिसिन ली, ठीक हो गए, थोड़े दिनों बाद फिर फीवर हुआ, फिर मेडिसिन ली, फिर ठीक हो गए। अल्टीमेटली उस पर्सन का कॉज नहीं पता चलता था। रॉबर्ट कुच वाज द साइंटिस्ट। रॉबर्ट कुच ने इसको डिस्कवर किया था, जिसके बारे में उसे नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कि पर्सन्स को पता ही नहीं चलता था कि ये भी कोई डिजीज है। तो सबसे पहले इस डिजीज को समझने के लिए हम किसका नाम लर्न करते होते हैं? एजेंट का, कि इसका कॉज क्या है। इसका कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपको ये नाम जरूर लर्न करने हैं। माइकोबैक्टीरियम tuberculosis is the name of the agent who spread the disease of tuberculosis। जो इस डिजीज को स्प्रेड कर रहा है बेटा, उस डिजीज के जर्म का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। it is a disease caused by the bacteria, right? Now we move to the symptoms। इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि हर डिजीज में हम पहले कॉज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका सिम्टम्स करते हैं, प्रिवेंशंस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 90%, 95% मैं कहूंगी डिजीजेस हमारी बॉडी में किसके थ्रू होती हैं? कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। पर्सन जो है वीकनेस फील करता है, उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। पर्सन क्या है? सिक फील करता है, वीक फील करता है, और उसका वेट डाउन होना शुरू हो जाता है, राइट? टिपिकल टाइप ऑफ फीवर। ये टिपिकल टाइप ऑफ फीवर क्या है? यानी कि फीवर हुआ, इट लास्ट फॉर फ्यू डेज, मेडिसिन खाई, पर्सन ठीक हो गया, फिर थोड़े दिनों बाद फिर से फीवर हो गया, फिर मेडिसिन खाई, फिर ठीक हो गया, फिर थोड़े दिनों बाद फिर से फीवर हो गया, मेडिसिन खाई, फिर ठीक हो गया। तो बार बार क्यों फीवर होता है? फिर माइंड में आता है, उस पर्सन के माइंड में आता है कि ये मुझे बार बार फीवर क्यों होता है, क्या कारण है इस बार बार फीवर होने का। और जब टिपिकल टाइप ऑफ फीवर होगा, यानी कि रिपीट करेगा ये कुछ दिनों बाद, बार बार रिपीट करेगा कुछ दिनों के बाद, और रात को उस पर्सन को पसीना आएगा। ये बड़ा कॉमन सिस्टम है कि उसको उसका जो फीवर है वो क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा, और नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स का मतलब है उसको रात को सोए सोए क्या आएगा? पसीना आएगा। अगर उसे टिपिकल टाइप का फीवर है,
रात को सोए सोए पसीना आता है, उसका वेट डाउन हो रहा है, पर्सन सिक फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, तो उसे अपना क्या चेक करवा लेना चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस, राइट। इसके प्रिवेंशन क्या है? इसके प्रिवेंशन है कि उस पर्सन को आइसोलेट होना है। आइसोलेट का मतलब क्या है? आजकल तो बड़ा नाम सुना जा रहा है आइसोलेट। आइसोलेट जो आजकल कोविड-19 चला हुआ है, जिसको कोविड-19 हुआ है उसे आइसोलेट कर दो। आइसोलेट का मतलब है उसे अलग कर दो। अलग करने का क्या मतलब है कि उसका रूम अलग कर दो, उसके क्लोथ्स, उसके यूटेंसिल्स, उसके बर्तन यानी कि उसका बिस्तर, उसके जो बेडशीट्स हैं, टॉवल हैं, वो सारे अलग कर दीजिए। उसे कहते हैं आइसोलेट करना, राइट। और उस पर्सन को आइसोलेट कर दो। उसको ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग का मतलब जहां पर रश है उस पर्सन को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि रश वाली जगह से वो डिजीज दूसरों के अंदर स्प्रेड हो जाती है, राइट। उसके बाद उस पर्सन को क्या करना है? गुड वेंटिलेशन, अच्छी न्यूट्रिशन। गुड वेंटिलेशन का मतलब क्या है? हवादार। अब उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं है कि उसको दरवाजे बंद कर दो। उसका रूम जो है हवादार होना चाहिए, उसके रूम में प्रॉपर लाइट, हवा सब आनी चाहिए, गुड वेंटिलेशन, न्यूट्रिशन, फूड उसका बहुत हेल्दी होना चाहिए। उसका फूड बहुत ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी फूड जो है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, राइट। अगर उस पर्सन को फिर भी डिजीज से या इन बातों से उसको आराम नहीं मिल रहा, अभी भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास कंसर्न तो वो ऑलरेडी कर रहा है, और उसको ऑलरेडी इम्यूनिटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, सो दैट उसका इम्यून सिस्टम और जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और उसको मेडिसिन लेनी चाहिए, जो मेडिसिन उसको इस डिजीज से क्योर करे। इसके अंदर 5-6 मेडिसिन होती हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में किस एज के पर्सन को कितनी डोज लेनी है, इट विल डिसाइडेड बाय द डॉक्टर। ये डॉक्टर डिसाइड करता है, हम खुद डिसाइड नहीं करते। वन ऑफ द मेडिसिन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। One of the name is streptomycin. उसके बाद उसको INH, ये मेडिसिन भी उसको इफेक्ट कर सकती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी उसको इफेक्ट कर सकती है, और उसको इथेम्टोब्यूटॉल और भी बहुत सारी 5-6 मेडिसिन है जो इसके अंदर हेल्पफुल करती हैं। लेकिन किसी भी पर्सन को खुद कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर से कंसर्न ना हो, जब तक कि डॉक्टर इसको रिकमेंड ना करे, तब तक उस पर्सन को वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एज के हिसाब से डोज डिसाइड होती है, और एज के हिसाब से सॉल्ट डिसाइड होता है कि कौन सी जो एज है और कौन सी मेडिसिन उसको असर करेगा। सो आज हमने 2 डिजीजेस कंप्लीट कर, एक डिजीज थी वायरस से रिलेटेड और दूसरी डिजीज क्या थी? बैक्टीरिया से रिलेटेड। बैक्टीरिया से रिलेटेड और वायरस से रिलेटेड डिजीजेस आज हमने करी, और उन डिजीजेस के नाम थे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, और उसका नाम था पोलियो, राइट। आपको क्या करना है? इन डिजीजेस को लर्न करना है, प्रैक्टिस पे फेयर कॉपी पे लिखना है, और फेयर कॉपी पे लिखकर साथ में उसको लर्न करने के बाद प्रैक्टिस नोटबुक पे भी लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिस नोटबुक पे लिखने से फिर हमें वो मैच करने से कि हमारी क्या मिस्टेक्स है, उससे वो डिजीज हमें कभी भूलती नहीं है, या कोई भी टॉपिक है वो हमें
लॉन्ग लास्टिंग तक याद रहता है जब हम उसे लिख लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल है उसके लिए हमारी 3 डिजीजेस हमारी पेंडिंग है। आई एम ट्राइंग टू फिनिश कि ये 3 डिजीजेस कल फिनिश मैं कर दूं। ये 3 डिजीजेस कल फिनिश कर दूंगी तो टुमारो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो स्टूडेंट्स ने मुझे सिलेबस के लिए पूछा था, आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा एक चैप्टर है, दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज का जो चैप्टर है फिर हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा इस टर्म का सिर्फ एक ही चैप्टर रहता है, दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। कल का लेक्चर खत्म करने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर लर्न करना है और आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आई थिंक सो नो स्टूडेंट हैव नो डाउट नाउ अबाउट द सिलेबस, अबाउट द वर्क वी हैव टू फिनिश। और कल मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बी रेगुलर इन द क्लास and be regular in the learning and the written work, right?